तो मैं सबसे पहले तो सभी एल्डर्स को मेरा नमस्ते। मैं आज आप लोगों के साथ वैसे तो मेरा टॉपिक है कुकिंग के ऊपर, लेकिन क्योंकि कल का हमारा जो टॉपिक चल रहा था रश्मि जी के साथ वो बेवरेजेस के ऊपर चल रहा था, हेल्दी ड्रिंक्स के ऊपर चल रहा था जो कि समर्स में बहुत हेल्दी होती हैं। तो आई थॉट कि एक रेसिपी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि बेसिकली मेरी मम्मी जी हमारे लिए बनाया करती थी हमेशा समर्स में। बेल का शरबत आजकल मार्केट में रेडी वाले लेके घूमते रहते हैं और वो बेल का शरबत देते हैं, हम लोग वो पीते हैं। बट हम उसे घर में भी बना सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं कि आप उसको एज अ स्क्वैश बना के आप अपने पास रख लीजिए। और जब भी आपको बनाना है, आपको जब भी किसी को सर्व करना है, आप उनको बहुत इजीली बस गिलास में आप वो स्क्वैश डालेंगे, ठंडा पानी डाल देंगे, तो आपका वो शरबत बेल का तैयार हो। तो बहुत लॉजिकल रेसिपी मेरी मॉम बनाया करती थी। जब भी बेल आना शुरू हो जाता था, जो बिल्कुल येलो कलर का बेल होता है पका हुआ, वो यूज करती थी। बेल को अच्छे से ऊपर से वॉश कर लेती थी पहले। साबुत बेल को अच्छे से वॉश कर लीजिए, एकदम क्लीन ऊपर से हो जाए, फिर उसको उसको ब्रेक कर दीजिए, तोड़कर एक बड़े से पैन ले उसको डाल के। पर आपका वेट के हिसाब से हम चल रहे हैं, जितना आप बेल है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी, मतलब इतना कि आपका पूरा बेल वो डूब जाए, उतना पानी आपको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, तो बार बार उसको पका लीजिए। फिर उसके बाद वो जो बेल जब उसमें पक जाएगा, तो सारा का सारा बेल आप उसमें से निकाल के बीज बीज अलग कर दीजिए, छिलका अलग कर दीजिए, अच्छे से हाथ से उसको मैश कर लीजिए। और आप उसके बाद उसको मिक्सी में पीस दीजिए और छान के आप उसमें गरम गरम में चीनी मिला दीजिए। तो आपका चीनी एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा, और आपका बेल जो वाटर जो पानी में हमने बॉईल किया है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर एज अ स्क्वैश तैयार हो। तो जिनको डायबिटीज नहीं है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत रिफ्रेशिंग है। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। रात में वो आप एक गिलास बेल का शरबत बना के आप फ्रिज में अपना रख सकते हैं किसी भी कंटेनर में। जैसे रूह अफ़ज़ा डाला और ऊपर से पानी डाला, ऐसी बेल का वो स्क्वैश डाला, ऊपर से पानी डाला, आपने वो पी लिया। अगर आप इसको मीठा नहीं पीना चाहते हैं तो उसका भी अल्टरनेटिव, शुगर मत ऐड कीजिए। वो जो पल्प के समेत पूरा का पूरा बॉईल करके अच्छे से ठंडा करके आप उसको एक कंटेनर में करके फ्रिजर में रख सकते हैं। और नहीं तो मेरी मॉम क्या करती थी, उसको स्क्वैश को जो क्यूब्स होते हैं ना, फ्रीजर में जो क्यूब्स होते हैं उसमें डाल देती थी। बेल पत्थर के शरबत को उस क्यूब्स में डाल देती थी। तो जब भी अब आपका बेल पीने का मन कर रहा है, वो आइस क्यूब को निकाल के ग्लास में डालेंगे, पानी डालेंगे, आपका वो शरबत है। अब उसमें शुगर है नहीं, तो आप हल्का सा सॉल्ट डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, वट एवर यू लाइक। तो ये मुझे बहुत लॉजिकल लगता था, ये मैंने भी एक बार ट्राई किया था। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अच्छे से आप उसको बॉईल करके मैश करके मिक्सी में पीस के छान के आइस क्यूब्स की तरह से रख सकते हैं। जब भी मन करा अपना दो क्यूब्स निकाले, तीन क्यूब्स निकाले, पानी डाला, आपका वो स्क्वैश है। तो दिस इज वन ऑफ माय रेसिपी जो मेरी मदर किया करती थी। अगर आप अच्छी लगे तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। नाउ कमिंग टू माय टॉपिक, प्रियंका आई जी, वांट। ये जो यस आपने सर। बेल का बताया, कैन आई ऐड समथिंग टू इट? हाँ जी बिल्कुल सर, बताइए। बेल को इंग्लिश में वुड एप्पल कहते हैं। जी बिल्कुल। ये कलकत्ते में बहुत अच्छा मिलता है। जी। और रोज सुबह मैं एक बेल तोड़ के हाफ स्कूप करके खाता हूँ और फिर एक गिलास पानी पी लेता हूँ। तो माय सजेशन वुड बी नॉट टू बॉयल इट। ओके। बेल, मिक्स इट वाटर, और उसको छानिए नहीं, उसका जो अच्छा, पल्प फाइबर है। है, इससे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन से के लिए कोई दवाई नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वी कैन नॉट प्रिजर्व बेल। मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की, नहीं, वो सीजन ही में खाना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा, बट आपने जो तरकीब ये क्यूब वाली बताई, एक्सट्रीमली गुड।
अगर इसको थोड़ा मैं कर लूंगा विदाउट एडिंग एनीथिंग, हाँ, डोंट ऐड एनीथिंग, नो हनी, नो शुगर, कुछ भी नहीं, सिर्फ बेल के क्यूब्स बना के एंड यू कैन जस्ट। वैसे बहुत मीठा होता है। हाँ अच्छा, हाँ, थैंक यू आपको सो कुछ डालने की जरूरत नहीं है। मच। राइट। तो कमिंग टू माय ओन टॉपिक, मैं आज कुकिंग के ऊपर बात करूंगी। अलग अलग रीजन में हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने स्टेट्स हैं, जितने रीजन्स बने हुए हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, सबका अपना कुकिंग का मेथड बहुत अलग होता है। और हमारे जो कुकिंग के मेथड्स होते हैं उसका हमारी फूड के न्यूट्रिटिव वैल्यू पे बहुत बहुत बड़ा फर्क है। कुछ चीजें कुक की जाती हैं सिर्फ टेस्ट बेटर करने के लिए, और कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो आप कुक करते हैं, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी खत्म ना हो, या कम ना हो, या इफेक्ट ना हो। तो मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूंगी रिगार्डिंग द कुकिंग मेथड्स जो आपको यूज करने चाहिए, ये जो स्टेप्स हम गलत भी करते हैं। Okay, so just give me 2 minutes. Okay, can anyone see the presentation? Healthy cooking method. Yes, ma'am. Ek second, I will have to share it again. Technical issue. ओके, तो हेल्दी कुकिंग में सबसे पहले वी विल स्टार्ट कि अनहेल्दी तरीके क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है ओवर ईटिंग ऑफ हेल्दी ऑयल्स। सरसों का तेल जब भी हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, तो बहुत लोग कहते हैं कि उसको अच्छे से, कच्चा तेल होता है, कच्ची धानी का तेल होता है, उसको बॉईल करना चाहिए। जब वो 2 बार 3 बार उसमें धुआं उठने लगे, बिल्कुल गर्म हो जाए, तब आप उसको आगे प्रोसेस। तो ये सरसों के तेल का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा पुराना है, क्योंकि पहले जब कच्ची धानी वाला तेल जो बना करता था, मस्टर्ड ऑयल जो आया करता था, वो उस लेवल पे प्रोसेस नहीं होता था। बट अब जो कंटेनर्स में ऑयल आता है वो जिस लेवल पे प्रोसेस होता है, अब आपको उसको उतना ओवर हीट करने की जरूरत नहीं। तो चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो, आपको उसको ओवर हीट करने की जरूरत नहीं है। एक बार हल्का सा वो हीट अप हो जाता है, आप अपना अगला प्रोसेस उसमें स्टार्ट कर सकते। दूसरा जो कुकिंग का सबसे गलत तरीका है वो है फ्राइंग योर फूड। जो भी आप खाना खाते हो, खाना बनाने से पहले कुछ फूड प्रोडक्ट्स को हम फ्राई करते हैं। जैसे शाही पनीर बनाया तो पनीर हल्का सा फ्राई करके फिर आपने करी में डाला, ये गलत है। एक्चुअली में ऐसी जरूरत ही नहीं है। आप अगर नॉर्मल पनीर भी डाल देंगे तब भी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, उतनी ही अच्छी क्रिस्पीनेस और सॉफ्टनेस आएगी। तो अननेसेसरी व्हाई वी आर फ्राइंग फूड। जो हमने पनीर फ्राई किया, हमने उसको अनहेल्दी बना दिया। एक तरफ आप पालक पनीर खा रहे हो, लेकिन आपने उसको पालक में डालने से पहले फ्राई कर दिया, तो आप एडिशनल उसमें बहुत सारा फैट ऐड कर देते हो। इसी तरीके से मशरूम, कई बार मशरूम की सब्जी बनाते हैं, उसको फ्राई कर देते हैं। फिश करी बनाते हैं, उसको फ्राई कर देते हैं। चिकन बनाते हैं, उसको फ्राई कर देते हैं। तो वो जो कुकिंग का ये जो स्टेप है कि उसको फ्राई पहले करना पड़ेगा, वो एक्चुअली में बहुत गलत है। अगर आप उसको डायरेक्ट करी में बॉईल करेंगे, अगर आप उसको डायरेक्ट करी में कुक करेंगे, तो आपको वो फ्राई करने का मेथड अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद आता है यूजिंग ऑफ रॉन्ग कुकवेयर। आज के टाइम पर तो कुकिंग के लिए हम लोग यूटेंसिल्स यूज करते हैं,
वो सारे के सारे यूटेंसिल्स जो है, आई थिंक आज भी मोस्ट ऑफ द घरों में नॉन स्टिक बर्तन यूज होते हैं या होने लगे हैं। ये जो नॉन स्टिक वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत गलत है टेक्निकली। हम लोग फैट को कम करने के लिए कि हम कुकिंग करें और कम फैट यूज करना पड़े इसलिए नॉन स्टिक यूज, ठीक है, बट जितना हो सके उतना नॉन स्टिक को अवॉइड करना चाहिए। जो सब्जी आपकी बनती है या जो दाल आपकी कुकर में बन सकती है उसको नॉन स्टिक में बनाने की जरूरत नहीं। नॉन स्टिकी में बनाना है, आप अंडा बना लीजिए, चीला बना लीजिए, बेसन का चीला, या आप डोसा बना लीजिए जो एक्चुअली में जिसमें फैट का डायरेक्ट कंटेंट अप्लाई होता है। बट उसके अलावा जितना भी कुकिंग है वो सारा आपका गलत हो जाता है जब आप वो नॉन स्टिकी नहीं बनाते। दूसरी चीज, कुकिंग हमारी ज्यादातर आयरन की कढ़ाइयों में, मतलब जो लोहे की कढ़ाई होती है उसमें होनी चाहिए। ये हमारा वैसे इंडियन कॉन्सेप्ट है कि आयरन लोहे की कढ़ाई में बनाने से फैट के फूड के अंदर आयरन कंटेंट अच्छा हो जाता है। वो आयरन कंटेंट डायरेक्टली अच्छा होता है या नहीं होता है ये मैं नहीं कह सकती, बट एक्चुअली में उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू सेव रहता है। जो भी आपने फूड बनाया लोहे की कढ़ाई में वो खराब नहीं है, उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू ठीक रहे। तो आपको अपना जो भी कुकिंग वेयर है, जो आप पैन यूज कर रहे हैं, जो भी आप कुकिंग के लिए यूटेंसिल यूज कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से यूज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो हम सारे ही गलत करते हैं 90% लोग, कि वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा कुक करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक उसको फ्लेम पे, जब तक बिल्कुल, बस हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि सब्जी कच्ची ना हो। लेकिन उसके बाद भी सब्जी को कई बार बहुत ज्यादा हम अगर कुक कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाता है। तो दिस इज अ रॉन्ग वे। इसका एक चाइनीज कॉन्सेप्ट है सौते, वेजिटेबल्स को सौते करना। उसके अंदर हमारी जो वेजिटेबल्स होती है वो कुक होती है, बहुत अच्छे से कुक होती है, लेकिन कच्ची नहीं होती और बहुत ओवर कुक नहीं होती। ऐसे में आपका फाइबर बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, क्योंकि आपने वेजिटेबल को ओवर कुक नहीं किया तो उसका जो फाइबर है वेजिटेबल के अंदर वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में रहेगा, वो बहुत ज्यादा डिजोल्व नहीं। तो आपको वेजिटेबल्स ओवर कुक नहीं करना। कौन सी वेजिटेबल किस लेवल पे कुक होनी चाहिए उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपकी सब्जियां कच्ची ना हो, दालें कच्ची ना हो, बट ओवर कुक। उसके बाद आता है कि सॉल्ट जो है हम ऊपर से ऐड करें। सॉल्ट हमेशा कुकिंग के, या तो ऐड किया तो ड्यूरिंग योर कुकिंग आप ऐड कर दें, ताकि वो ऊपर से जो टेबल सॉल्ट डालते हैं वो अनहेल्दी होता है। क्योंकि जब हम सॉल्ट ड्यूरिंग कुकिंग वेजिटेबल में डाल देंगे तो वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा हमारी वेजिटेबल्स में, दाल में, जो भी फूड प्रोडक्ट। लेकिन जब हम उसको ऊपर ऊपर से डालते हैं तो, और जब उसको हम खाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से जाके डिपॉजिट होता है। इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन, इट कैन कॉज इंक्रीज ऑफ योर ब्लड प्रेशर। तो ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना चाहिए। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको इन बिटवीन कुकिंग में डालें। अगर आप दाल बना रहे हैं तो आप दाल में करते टाइम ही डाल दीजिए, ताकि जब दाल बॉयल हो रही है तो अच्छे से सॉल्ट उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। इस पॉइंट से आपका सॉल्ट कम भी लगेगा। जब आप ऊपर से सॉल्ट डालेंगे, तड़के में सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट ज्यादा डालना पड़ता है। लेकिन जब आप कुकर में ही उसको डाल देते हैं ड्यूरिंग बॉइलिंग के टाइम पे, तो आपको सॉल्ट उतना ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कम सॉल्ट में वो अच्छे से पेनिट्रेट हो। तो आपका हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन पे सॉल्ट इंटेक को मेंटेन रखना इज वेरी इजी वंस यू स्टार्ट एडिंग इट इन बिटवीन योर प्रिपरेशन। उसके बाद आता है छिलका। जब हम उतारते हैं वेजिटेबल्स का तो हम बहुत मोटी लेयर छिलके की उतार देते हैं।
जब हम छिलके की बहुत मोटी लेयर उतार देते हैं तो जो छिलके की नीचे वाली लेयर होती है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे वाइटामिन, वो सारे उसके साथ निकल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कुछ वेजिटेबल जैसे कैरेट है, कैरेट की को अगर हम पीलर से छीलते हैं तो उसकी बहुत मोटी लेयर निकल जाती है और उसका बहुत अच्छा खासा फाइबर, बहुत अच्छा खासा वाइटामिन वो लेयर के साथ निकल जाता है। तो अगर आपको कैरेट को पील करना है तो आप नॉर्मल पीलर में यूज करके नॉर्मल चाकू से उसका हल्का सा ऊपर से बस लेयर को रिमूव कर सकते, या फिर अच्छे से वॉश करके भी आप यूज कर सकते। इसके रिगार्डिंग में एक छोटी सी मेमोरी आपको बता देती हूँ। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। जब हम छोटे थे तो हम, मेरे गांव में एक शादी थी, हम लोग शादी में गए हुए थे। वहां मंदिर में हलवाई बैठा हुआ था और खाना बना रहा था। बहुत सारे आलू धो के उन लोगों ने वहां पर रख रखे थे। वो लोग आलू छील कैसे रहे थे, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कोई चाकू नहीं था उनके पास, कोई पीलर नहीं था। जो पुराना कट्टा होता है जूट का, उसको लेके और आलू को उससे रगड़ रहे थे और छिलका हल्का सा निकल जाता था और वो उसको वॉश करके और कुकिंग में यूज करते। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत मोटी लेयर नहीं उतर रही थी, बहुत पतली सी लेयर, ऊपर ऊपर का छिलका, गंदगी, मट्टी, वो सब निकल गई। तो मुझे ये स्टोरी याद है, मैंने ऐसा देखा था बहुत, मैं जब बहुत छोटी थी। तो आई थॉट कि मैंने एक दिन अपने किचन में भी ये यूज किया था। मेरे पास ना पिलर था ना चक्कू था, तो हम लोग किचन हॉस्टल में कुकिंग कर रहे थे कॉलेज में। Then I tried this and it actually works. तो moral of the story is कि आपको जब भी पीलिंग करनी है, छिलका उतारना है, घिया है, तोरई है, टिंडे हैं, इनको आप पीलर से मत छीलो। नॉर्मल चाकू से इनके ऊपर की लेयर को हल्का सा रिमूव करके वॉश करके अब तब इनको चोक करके यूज कर सकते। अगर आप इनको घिया, तोरई, टिंडे, इनको आप मोटी लेयर पील कर दें तो उसके साथ बहुत सारे वाइटामिन, बहुत सारे उसके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, वो सब उसके साथ निकल जाते। तो ये सारे अनहेल्दी तरीके थे जो हम कुकिंग प्रिपरेशंस में यूज करते हैं जनरली। उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको कि कितने तरीके की कुकिंग होती है। तो हमारे पास 3 तरीके की कुकिंग होती है। ड्राई हीट कुकिंग, जिसको हम या तो फैट डाल के ऑयल या विदाउट ऑयल यूज करते हैं। मॉइस्ट हीट कुकिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट। ड्राई हीट कुकिंग के अंदर आता है, पहला है ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग होता है जो तंदूर जिसको हम कहते हैं, तंदूरी फूड्स जो होते हैं वो ब्रॉयलिंग होता है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट ना तो वो हीट के कांटेक्ट में आ रहा है, ना डायरेक्ट वो किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है। फ्लेम के ऊपर हमने उसको हीट किया तो तंदूर हो गया और वो ब्रॉयलिंग, वो पक जाए। ग्रिलिंग, ग्रिलिंग इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर हीट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है, हमने थोड़े से डिस्टेंस पे फूड प्रोडक्ट को ग्रिल कर लिया हीट के साथ। रोस्टिंग, बेकिंग और सॉटे, ये सारे ड्राई हीट कुकिंग के मेथड्स। सौते मैंने इसमें क्यों डाला है, क्योंकि जब हम किसी भी वेजिटेबल्स को, बहुत सारी वेजिटेबल्स को बारीक बारीक काट के जब हल्का सा हम पकाते हैं उसको सौते हुए, मतलब हमने बहुत सारी, जैसे क्यूकम्बर लिया हमने, सॉरी कैप्सिकम लिया हमने हमने पोटैटोज लिया, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं हमने सारी बारीक बारीक चॉप करके एक पैन में डाला, बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला और उनको हमने हल्की हल्की फ्लेम पर हीट किया तब तक जब तक कि वो हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती, शेबल नहीं हो। हमने पूरा पकाया नहीं, हमने पूरा मैश नहीं किया, उसको बोलते हैं सॉटे। इसको हमने ड्राई हीट कुकिंग में इसलिए रखा है क्योंकि हम बहुत कम ऑयल यूज करते हैं और ना तो उसमें वाटर ऐड होता है, ना उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा डीप ऑयल ऐड। उसके बाद दूसरा आता है मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड, जिसके अंदर स्टीमिंग, पोचिंग, सिमरिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। कॉम्बिनेशन के अंदर आता है जब हम ब्रेजिंग करते हैं। ब्रेजिंग के अंदर आता है आपने कोई चीज पहले हल्की सी डीप फ्राई कर ली,
ड्राई हीट कर ली, ड्राई हीट कुकिंग कर ली, जैसे पैन में हल्का सा फ्राई कर लिया पहले, फिर आपने उसको करी में डाल दिया। ऐसा जनरली चिकन बनाते टाइम या फिश बनाते टाइम किया जाता है। फिश को पहले हल्का सा फ्राई कर लेते हैं पैन के ऊपर, फिर उसके बाद करी बना के फिश को करी में डाल दो। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट हीट। ये तो टाइप्स ऑफ कुकिंग है। अब हम इन टाइप्स ऑफ कुकिंग को डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में कैसे यूज कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता देती हूँ जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे राइस हम बनाते हैं, राइस कभी भी कुकर में नहीं बनाना चाहिए। आप उसको ओपन फ्लेम पे सिमरिंग करें, बॉईल करें। बॉईल करके अगर आप डी स्टार्च कर देते हैं तो राइस का जितना भी स्टार्च है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। तो वो डी स्टार्चिंग की वजह से आपका राइस का जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो निकल गया। अब राइस के अंदर मेनली हल्का सा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बचे। तो अगर आप राइस हीटर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका है अपने राइस को कुक करने का, दैट आप डी स्टार्च सकते हैं या फिर आप माइक्रोवेव में उसको बॉईल कर लें। तभी आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने माइक्रोवेव में बॉईल किया, व्हेन यू सी कि कुक हो गया है अच्छे से, तो आपने एक्स्ट्रा वाटर उसका डिस्चार्ज किया। इन दोनों ही तरीके से राइस की न्यूट्रिटिव वैल्यू आपकी बनी रहेगी, प्लस आपके राइस में से जितना स्टार्च है वो निकल जाए। दूसरा मेथड जो ज्यादातर गलत तरीके से कुक किया जाता है, पल्सेस का या लेग्यूम्स का। राजमा, छोले, चावल, राजमा, छोले, चना, लोबिया, जब ये 4 चीजें बनाई जाती है तो पहले उनको सोक कर लेते हैं। 7-8 घंटे सोक करने के बाद उस पानी को फेंक दिया जाता है और फिर आप उसको कुक करते हैं। टेक्निकली इट्स अ रॉन्ग वे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जब 7-8 घंटे उसको सोक किया तो उसके अंदर से बहुत सारे अमीनो एसिड्स, बहुत सारे प्रोटीन के फॉर्म डिसॉल्व हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आप अच्छे से अपने दालों को, अपने राजमा, छोले, चने और लोबिया, इनको अच्छे से धो ले। उसके बाद कुकर में एक सीटी दे दें। एक सीटी आ गई, छोड़ दी, एज इट इज बंद करके छोड़ दिया। उसके बाद जब आप नॉर्मल तरीके से बनाते हैं वैसे आप उसको 2 घंटे बाद नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। तो 2 घंटे के अंदर जो बॉईल करा हुआ आपने, जिस पानी में आपने उसको सीटी दी होगी, पहली बात आप उसी वाटर के अंदर उसको कुक कर रहे हैं। आपने एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन नहीं किया। जब एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन नहीं किया तो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स उसके उसी के अंदर रहे, जो आपके पूरी की पूरी करी में रहे, तो आप उसको हेल्दी बेनिफिट पूरा ले सकते। दूसरा, आपका टाइम भी कम लगेगा। राजमा बनाने आपको 7-8 घंटे पहले उसको कुक करने की टेंशन नहीं लेनी। आपने एक सीटी देने के हाफ एन आवर बाद वापस से उसको नॉर्मल तरीके से कुक कर लिया तो आपका राजमा बन जाएगा, छोले बन जाएंगे, प्लस आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बची रहेगी। इसी तरीके से दालों को आधा घंटा 1 घंटा सोक करने का की जरूरत नहीं होती। हाँ, आई एग्री, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिशिंग होती है, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूज इस तरीके से होता है कि वो कलर वगैरह बहुत ज्यादा निकालने बहुत जरूरी होते हैं। तो आप उसको 3-4 बार अच्छे से वॉश कर दे रनिंग वाटर में, लेकिन आप उसको सोक करके मत रखिए। 1 घंटे तक अगर आपने दाल को सोक करके रखा है तो न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी निकल जाएगी, हेल्दी प्रोटीन उसका निकल जाएगा। इसी तरीके से वेजिटेबल्स को हम कैसे बना सकते हैं? स्ट्यू रेसिपी एक, आई होप मैंने ऋतु मैम के साथ एक मैसेज कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था ग्रुप पर। वेजिटेबल स्ट्यू कैसे बनाना है उसकी रेसिपी थी। वो सबसे हेल्दी तरीका है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों को डेंटल इश्यूज हैं, चबाने में दिक्कत है, एपेटाइट नहीं है, चपाती खाने का दिल नहीं करता, उन लोगों के लिए वेजिटेबल स्ट्यू सबसे अच्छा रेसिपी है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल आप एक ही जगह खा सकते हैं। उसके साथ आप अपना उसमें उसी में ही आपने अपना फ्लावर भी ऐड कर दिया है तो वो थोड़ा थिक हो जाता है।
इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो वेजिटेबल्स को एज अ स्ट्यू खा सकते हो, सौते कर सकते हैं, आप उनको स्टीम कर। जब हम कढ़ाई में उनको कुक करते हैं तो बहुत ज्यादा पैन में हम ऑयल डाल के कुक करते हैं, तो वो हमारा प्रोसेस। आपको अगर वेजिटेबल्स कुक करनी है, या तो आप स्टीमिंग के तरीके से कुक कर सकते हैं, माइक्रोवेव में बना लीजिए अगर आपको लगता है कि माइक्रोवेव यूज करना आपके लिए इजी है, स्टू कर सकते हैं, सौते कर सकते हैं। डीप फ्राई नहीं करना किसी भी वेजिटेबल को। किसी भी वेजिटेबल को आपको कढ़ाई में जब आप फ्राई करते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसमें ऑयल कंटेंट बहुत कम होना चाहिए। दूसरा, जब वेजिटेबल आधी कच्ची होती है आपको तब सॉल्ट ऐड करें, ताकि जब वेजिटेबल पक रही है तो सॉल्ट उसके साथ अच्छे से उसके अंदर पेनिट्रेट हो, ताकि आपका सॉल्ट का कंजम्पशन कम हो जाए। आपके हाइपरटेंशन कंडीशन पे वो सॉल्ट का इंटेक आपको नुकसान हो। इसी तरीके से बाकी जो सीजनिंग्स और स्पाइसेस यूज करते हैं उसको भी इन बिटवीन हमें अपनी वेजिटेबल्स में डालना चाहिए। जैसे हल्दी है, बहुत शुरू में या बहुत लास्ट में डालेंगे तो वो उसका उतना बेनिफिट नहीं आएगा। अगर आधी कच्ची सब्जी पे ऊपर से आपने हल्दी डाला है तो वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है और वो आपका पूरा एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट देगा। तो ये सारे कुकिंग के मेथड्स थे, मैंने एक्स्ट्रा टिप्स जो थी वो आपके साथ शेयर करी है। इसके अलावा जो वाटर कंटेंट हम वेजिटेबल्स को वॉश करने में यूज करते हैं, उसमें हम एक छोटी सी चीज ऐड कर सकते हैं। जब भी हम कोई भी वेजिटेबल वॉश करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स पे डिपेंड करता है कि हमें पहले उसको छिलका उतारना है वेजिटेबल का, देन हमें वॉश करना है और देन हमें चॉप करना है। बहुत लोग इसका प्रोसेस उल्टा करते हैं, पहले छील लेते हैं, काट लेते हैं और फिर धोते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप सब्जियों को छील लें, फिर उसको धो लें, सही तरीका ये होता है। मेरे हिसाब से अब मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अब आई होप आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो। कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप मुझसे पूछना चाहें, कोई डाउट है आपके माइंड में तो प्लीज आप मुझसे पूछें। वेजिटेबल स्ट्यू कैसे बनाते हैं? वेजिटेबल स्ट्यू की रेसिपी मैंने शेयर करी थी, आई नहीं हमारे नहीं पास। आपके पास। सर मैं आज डेफिनेटली आप लोगों के साथ ग्रुप पे वो शेयर करवाती हूँ। वैसे मैं बता देती हूँ आपको तरीका जी। एक, सारी वेजिटेबल्स जो भी आपको चाहिए, गोभी, मटर, आलू, गाजर, शिमला मिर्ची, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है। अब गर्मियां आ रही हैं तो आपके पास टिंडा है, तोरई है, घिया है, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है, बारीक बारीक चॉप करके एक पानी का कंटेनर आप लेंगे। एक पहले जिसमें भी आपको बनाना है पैन लिया, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, उस ऑयल के अंदर हल्का अनियन डाला। अनियन को पूरा रेड नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके अंदर आप मोटा मोटा काट के टमाटर डाल दीजिए, वो भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके अंदर आप हल्का सा पानी डाल के अपना फ्लावर डाल सकते हैं, जैसे आधा कटोरी आटा। आटा, कोई भी आटा? कोई भी आटा। वैसे जो टेक्निकली स्ट्यू बनता है वो मैदा का बनता है, लेकिन आप मैदा नहीं यूज करके अगर नॉर्मल आटा जो जिससे आप चपाती बनाते हैं, अगर आप वो भी डाल देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं। फिर आपको जो भी मसाले उसमें डालने हैं आप वो डाल दीजिए। जो भी आपको जो आप नॉर्मल सीजनिंग यूज करते हैं तड़के के टाइम पे, वो सब आपने उसमें डाल दिया। जब वो थोड़ा सा स्टीम हो जाता है, आटे का जो कलर चेंज हो जाएगा, जितने चॉप्ड वेजिटेबल्स है वो सब डाल के, पानी डाल के अच्छे से उसको बॉईल कर दीजिए। बट पानी इतना होना चाहिए कि वेजिटेबल्स आपकी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ना हो, ताकि उतने ही पानी में हो और हमें वो सूप की तरह से दिखाई देना चाहिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है सूप का और मतलब वेजिटेबल का सूप हो गया एक तरीके से, जिसके अंदर से आपने वेजिटेबल्स पूरी की पूरी वेजिटेबल आपने कंज्यूम कर ली, प्लस आपने उसमें आटा भी ऐड कर दिया, तो आपको अलग से चपाती नहीं खानी पड़ेगी, बनाने की जरूरत नहीं है। बनाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को एल्डर्स के साथ कभी कभी इश्यू होते हैं, माउथ में, मुंह में छाले हो गए, अल्सर्स हो गया, डेंटल इश्यूज हैं, चबाने में दिक्कत है,
या स्वॉलोइंग में दिक्कत है, गले में इन्फेक्शन होने की वजह से स्वॉलोइंग में दिक्कत है, तो ये जो वेजिटेबल स्ट्यू है ये बहुत हेल्दी होता है। और आप चाहिए तो इसमें कोई दाल भी डाल सकते हैं बॉईल करके। क्या डाल सकते हैं? दाल। दाल ओके। जब आपने सारी वेजिटेबल्स पक जाएं तो बॉईल की हुई एक कटोरी बॉईल की हुई दाल भी आप उसमें मिक्स कर दीजिए, तो आपका प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मतलब दाल के तौर पे आप बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, छोले थोड़े से, चने थोड़े से ऐड कर दिए बॉईल करके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल स्ट्यू। एक्सीलेंट, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। जरूर। यस मैम, बताइए। हम ये कह रहे हैं कि एग आपने कहा कुकिंग के टाइम पे हम लोग डालते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं, नमक वगैरह पकते टाइम डालते हैं, लेकिन अंडा जब हम सनी साइड अप बनाते हैं तो फिर उसको तो प्लेट में जब लाते हैं तो उस पे स्प्रिंकल करते हैं। नहीं, उसको अगर आप हीटिंग पे ही, पैन पे ही डाल के अगर आप कर देते हैं तो भी बेनिफिट है। अच्छा, ओके, ये उतारने से पहले ही डाल दीजिए ना। और दूसरा ये पूछना था कि वेजिटेबल सूप हम बनाते हैं, अभी भी गर्मी भी आ गई फिर भी, तो आई में ऑल द ग्रीन, जैसे परवल, लौकी, ये टमाटर और ये पालक वगैरह सब बॉईल कर लेते हैं कुकर में, उसमें अदरक लहसुन प्याज सब टेस्ट के लिए डाल के, और फिर हम उसको बिल्कुल निकाल लेते हैं उसका रस, वो जो मतलब एक्स्ट्रा होता है वो फेंक देते, तो उसका जो सूप है वो तो क्लियर सूप हो जाता है एक्चुअली, वो हम लेते हैं। तो इज इट ऑलराइट, आई शुड थ्रो दैट? एक्चुअली में ना आप उसका फाइबर निकाल देते। हाँ, ये तो इसका दूसरा तरीका क्या होता है बनाने का, इसका दूसरा तरीका ये होता है, जो भी आपकी वेजिटेबल आपने उनको बारीक बारीक चॉप किया, जैसे मैंने वेजिटेबल स्ट्यू बताया उसी तरीके से आपने पैन में सारी वेजिटेबल्स को डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया। उतना ही पानी डाला जितना आपकी वेजिटेबल्स पूरी डूब जाए उसमें, ओवरफ्लो ना हो। ओपन पैन में आप उनको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, पानी के साथ सारी सब्जियां पक जाएंगी। आप उसमें इन बिटवीन काली मिर्ची और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी सीजनिंग डालनी है वो डाल दीजिए, आपका सूप तैयार है। तो इट्स नॉट अ क्लीन सूप, लेकिन ये वेजिटेबल सूप आपका तैयार हो गया। और इतनी मैश हो जाती है वेजिटेबल्स उसके अंदर कि आपको वो छानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, यू कैन आप एक बार, हाँ, आप एक बार अच्छे से उसमें कढ़ा चमची मार देंगे ना, एक बार अपना वो डाल दीजिए, वो अपने आप ही पूरी मैश हो जाए, तो एटलीस्ट उसका फाइबर रिमूव नहीं हुआ। जी, ओके, थैंक यू। इसलिए आपके लिए जो आप कर रहे हो उसको भी आप यही तरीके से कर सकते हो। कुकर में सीटी दे दी आपने, सब कर दिया, चम्मच उसमें मार के उसी में छोड़ दीजिए वेजिटेबल, डोंट रिमूव द पीस, और बहुत बारीक बारीक चॉप करना होता है, ओके, ताकि मुंह में ना आए वेजिटेबल्स। अच्छा, थैंक यू। ऑल राइट, और बताइए किसी और को कुछ पूछना हो? एक क्वेश्चन मेरा है। यस सर, बताइए। ये अंडा जो एक तो फुल बॉयल होता है, एक हाफ बॉयल होता है। जी। फुल बॉयल तो हम खा लेते हैं, और कई दफा हाफ बॉयल भी पीपल प्रेफर टू टेक इट। तो हाफ बॉयल में इज इट सेफ टू कंज्यूम इट और इट इज अनहेल्दी? If you have cardiac issues, any history of any cardiac health, तो वो कच्चा आप नहीं खा सकते किसी भी पॉइंट पे। दूसरा रीजन, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप कच्चा नहीं खा सकते। बाकी जो भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं उसमें आपकी डाइजेस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। बहुत बार वो कच्चा आपको शायद पहले सूट कर जाता हो, पर अब शायद सूट ना करे, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आपको अगर खाना है तो आप एक बार, या तो आप अभी भी यूज टू हैं और आप रोज खा रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप बहुत दिनों बाद खा रहे हैं, अचानक से आपने खाया और वो आपको सूट नहीं किया, तो ये बहुत कॉमन है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे डाइजेशन हमारी थोड़ी पुअर हो जाती है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये 3 फैक्टर होते हैं उसको खाने के, इनका आपको ध्यान रखना। नहीं, मतलब कोई ऐसी बीमारी तो नहीं इससे आ सकती? जैसे नहीं। जैसे लोग कहते थे शुरू में कि पूरा बॉईल करके तभी खाना चाहिए, स्पेशली ये मीट आइटम, ये दूसरे आइटम, और चिकनगुनिया और पता नहीं किस तरह की बीमारियां चली थी जो जानवर के थ्रू ओरिजिनेट होती थी।
तो उस टाइम पे एडवाइस ये किया जाता था दैट आप लोग बेक मत करो, आप लोग ग्रिल मत करो, इसको पूरा बॉईल करो ताकि इसके अंदर के जितना भी जर्म्स वगैरह हैं, ऑल दोस जर्म्स शुड बी किल्ड, ओनली देन वन मस्ट ईट इट। अदरवाइज हो सकता है कि probably you may be also one of the victim to chikungunya or some other disease. आई एग्री, ऐसा होता था, लेकिन अब आजकल जो मार्केट में एग आता है वो हाफ प्रोसेस होता है, पक्का वैसा वाला रॉ नहीं होता। अगर हम उसको, जो अंडा आपके पास आता है जो कि आप परचेज करते हैं मार्केट में, अगर आप उसको प्रोसेस पे लेके जाएंगे तो उसमें से चिकन नहीं निकल सकता। लेकिन देसी अंडा जो होता है उसमें से चिकन निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं होता। तो आप जो अंडा खाते हैं वो सेफ है, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना प्रोसेस होता है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। प्रियंका जी, अविनाश। ये सब बताइए सर, एक तो मैं बेल शरबत पी रहा हूँ जो आपने अभी बनाया, अभी वेरी नाइस। विदाउट एनीथिंग। सेकंड, जो नमक हम यूज करते हैं, माय सजेशन इज नॉट टू यूज आयोडाइज नमक बट यूज सेंधा नमक। और दूसरा, जो आपने आलू का चाय वाला इंसिडेंट बताया, नॉर्मली ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न पीपल क्या करते हैं कि छिलके के साथ उसको बेक करते हैं, बेक बोलते हैं, jacketed potato. तो काट के you can put some butter or cheese, whatever it is, but they take. Second, my own suggestion would be to steam the vegetables. Yes. You see, थोड़ा सा कच्चा भी रहेगा, उसमें नींबू डाल दीजिए, so you know it should not be overcooked, but it should be undercooked, especially गाजर, कैप्सिकम and all that. मुझे बड़ा खुद इंटरेस्ट है खाना पकाने, so that's why I'm sharing this with you. सर ये बताइए कब आए घर पे, लंच पे कब बुला रहे हैं आप? बताऊं, ये लेट के लॉकडाउन भी होगा, जरूर बन। मेरी बीवी ने मुझसे शादी की इसी मारे कि मैं खाना अच्छा बनाता था, नॉन-वेज बनाता था। सर लकीली मेरा हस्बैंड भी बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि वो कभी मूड में होता है तो ही बनाता है, वरना नहीं बनाता है। मैं तो बीवी को देख के हमेशा मूड में रहता हूँ। मेरा हस्बैंड को मूड आ जाएगा तो बना लेंगे, नहीं मूड है तो कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं बना। वो एक जमाना था जब इतना बिजी था कि तब टाइम नहीं था, अब टाइमिंग है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन। थैंक यू सो मच। जहाँ तक आपने सॉल्ट की बात करी ना सर, सेंधा नमक और काला नमक ये दोनों ही सेफ होते हैं टेक्निकली, बहुत अच्छे। और आजकल सी सॉल्ट्स भी आने लगे हैं कंटेनर्स में, मैंने देखा है बिग बाजार वगैरह में मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट में आपको यूज नहीं करना है, बीपी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो सी सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। सी सॉल्ट आजकल आराम से मिलता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से मिल जाता है। ये आपने भी बहुत अच्छी चीज बताई कि खाना बनाते पे डालिए ऊपर से सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट और शुगर मेरे हिसाब से आर अ ड्रग। यस, खाने के बाद जैसे तलब लगती है सिगरेट पीने की या पान वाला खाने की, वैसे ही मीठे खाने की। तो मेरी बिटिया जो यूएसए में रहती है वो घर पे शक्कर रखती नहीं, केक बनाती है बट डजंट कीप शुगर इन, सो इफ यू कैन अवॉइड शुगर, और अगर नमक कम है तो खा लीजिए, नो प्रॉब्लम। ऊपर से टेबल सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली। जो स्पेशली जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुकिंग के टाइम पे नमक कम गया है, तो बहुत लोगों की आदत होती है ऊपर से नमक डाल के खाने की, वो नहीं डालना चाहिए, वो आपको बहुत नुकसान करता है। तो आप ऐसे ही खा लीजिए, आप कुछ और ऐसी ले लीजिए जिसके साथ आपका वो बैलेंस हो जाए, बट ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। स्पेशली सैलड्स में और फ्रूट्स में कभी भी नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आप उनमें ऐड करते हैं नमक, तो जितना नेचुरल वाटर कंटेंट होता है सैलड्स का और वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, वो सब सॉल्ट निकल जाता है। तो वो डालने की जरूरत ही नहीं है, इतने नेचुरल कंटेंट, वाटर कंटेंट अच्छा होता है। अब डायरेक्ट ऐसे आपका हाइड्रेशन भी अच्छा रहेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी अच्छा रहेगा। अच्छा प्रियंका जी, यस सर, दो चीजें और बता दो। एक तो अगर आप लोग गाजर का हलवा खाना है या मूंग की दाल का हलवा खाना है, वो बता दो कैसे बनाना है। आपने खिला के नमकीन तो कर दिया, सारा कुछ मीठा भी होना चाहिए था आपने। सर एक बात बताइए, गाजर तो अब आने से रहा, इस सीजन में तो आप गाजर का हलवा नहीं खा सकते। नहीं है, सीजन चला गया, मार्केट में तो आ रही है गाजर। अच्छा, मुझे तो नहीं दिखी सर। हाँ पता नहीं।
और सर व्यापार के अंदर में जाओ तो काफी गाजर लाल भी मिल जाती है, पीले रंग वाली गाजर मिल जाती है। गाजर तो अवेलेबल है। कहने का कि अगर ये एक तो गाजर का हलवा हो गया और दूसरा दाल का, ये दोनों का अगर हलवे के बारे में थोड़ा सा बता दो कैसे बनाया जाता है। सर गाजर का हलवा बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप गाजर को बारीक बारीक छील के कढ़ाई में डालें, उसमें दूध डालें, अच्छे से उसको उसमें पका लें। आप बिल्कुल दूध सुखा दें, फिर बाद में शुगर डालें, उसको अच्छे से सुखा दें और आपका गाजर का हलवा तैयार हो जाए। दूसरा तरीका क्या होता है जिसमें कम टाइम लगता है, वो होता है आप गाजर को अच्छे से कद्दूकस करके एक सीटी दे दें, बिल्कुल ड्राई, पानी मत डालिए उसमें। फिर उसके बाद उसको आप पैन में ट्रांसफर करके उसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स और शुगर एक साथ डाल के और उसको एक दो बार पका दीजिए, तो आपका गाजर का हलवा बहुत जल्दी बन जाए। और दूध उस पे सब डाल दिए ना, पहले आपने बॉईल कर लिया कुकर में प्लेन, सिर्फ गाजर बॉईल की, गाजर बॉईल की, ठीक है, फिर उसको आप पैन में ट्रांसफर कर दीजिए, कढ़ाई में ट्रांसफर कर दीजिए कर दिया। और उसमें उसी टाइम चीनी, दूध और ड्राई फ्रूट्स एक साथ डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है, उस टाइम में दूध को फिर भी कम करना है उसको, मतलब ज्यादा उतना ज्यादा नहीं डालना पड़ेगा ना आपको दूध, मतलब थोड़ा कम के तो काम हो कम जाएगा। डाल के भी काम चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी गाजर पक चुका है, आपका गाजर कच्चा नहीं है। आपका टाइम भी कम लगेगा। आप चाहें तो गाजर को बॉईल करके थोड़ा सा रख दीजिए, क्योंकि सीजन खत्म हो जाता है तो फिर वापस से मिलना बहुत मुश्किल होती है। अब बॉईल करके रख लिया उसको, थोड़ा सा डाला, दूध में पकाया, चीनी डाली, अपना चीनी ना नहीं डालना चाहते शहद डाल लिया, शहद नहीं डालना चाहते शक्कर डाल ली, डाला आपने, अपना पकाया और आपका हलवा तैयार है। खोया नहीं डालना चाहिए। खोया ना डालने का रीजन ये होता है क्योंकि खोए के अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो गाजर का हलवा अगर आप टोन मिल्क, फैट फ्री मिल्क से बना रहे हो घर पर, तो वो ज्यादा हेल्दी बन जाएगा, उसका फैट कंटेंट कम हो गया, प्लस गाजर का जितना भी न्यूट्रिशन है वो पूरा आपको मिल जाए। कुछ तेल वगैरह नहीं डाला ना बीच में? कुछ नहीं डालने की जरूरत है, कुछ तेल भी डालने वगैरह की नहीं? जरूरत है, ऐसी बात है, बहुत जल्दी और बहुत इजीली बन जाए। मूंग की दाल का ही बता दो। मूंग की दाल का हलवा तो बनाना बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि वो मूंग की दाल को पहले अच्छे से भूनना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें मैंने वैसे बनाया नहीं है कभी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाया, मैंने सिर्फ रेसिपीज देखी है। तो ऐसी रेसिपी आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, अगर आप हाँ, नॉट कंफर्टेबल विद दैट नहीं तो नहीं, मैं आई डोंट वांट टू, मतलब मैं कुछ कंफ्यूजिंग नहीं को बताना चाहती। जैसे गाजर के हलवा का मैंने एक बहुत इजी तरीका आपको बता दिया, दैट एनीवन कैन डू इन अ हेल्दी वे। तो मैं ऐसा ही कुछ मूंग की दाल का हलवे का भी, क्योंकि उसमें ना घी बहुत डलता है, जब आप उसको बनाते हैं तो वो बहुत अनहेल्दी सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसमें घी डलता है। तो आई वांट टू सी कि कोई मैं ऐसा सब्स्टिट्यूट आपको शेयर कर सकूं, जैसे गाजर का हलवा एक हेल्दी वे में आपने खा लिया, जैसे आप मूंग की दाल का हलवा भी एक हेल्दी वे में खा। ठीक है सर, तो वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, थैंक यू। यस सर। अविनाश सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, गाजर का हलवा जो आपने बताया वो बहुत अच्छा है। मैं तो और सजेस्ट करूं कि उसमें दूध और डालिए और खूब भूनिए, और अच्छी गाजर मीठी लीजिए तो शक्कर की भी जरूरत नहीं, जरूरत नहीं फ्राई होती कर क्योंकि दीजिए तो बहुत नेचुरल स्वीटनेस हो जाती है। खूब उसमें मेवा वेवा डाल दीजिए। मेवा, हाँ, नट्स इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, यस। तो बहुत अच्छा। बट व्हेन यू सेड इट राइट, तो मेरी वाइफ बनाती हैं उसका मूंग की दाल का हलवा या बादाम का हलवा, वो वही जानती है, लेकिन वो बड़ा हैवी होता है तो वो मुझे नहीं। वो बहुत हैवी होता बट पूरी साहब को जरूर खिलाना है बादाम और गाजर का हलवा। हाँ जी, हाँ हाँ, थैंक है। यू। सर के साथ रेसिपी शेयर करेंगे, फिर सर बनाएंगे और हम सबको इनवाइट करेंगे। ठीक है सर? थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच सभी एल्डर्स को। आई होप मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, और अब नेक्स्ट सेशन में रश्मि जी कुछ अच्छा सा लेके आएंगी, कुछ अच्छा शेयर करेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्ते। Thank you. Thank you. लंबा साल यार मैं भी ले चलो ठीक है।
Ay.